हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 2 होगा और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो मतलब फर्स्ट डे में भी देखे थे। और चूंकि ये आपका जो टॉपिक है काफी लंबा होता है और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। ये 2 दिन, एक दिन और चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक बैठे हुए हैं, केवल देख रहे हैं। हरियाणा में वैकेंसी आई है बीपीएससी की 4.0 की। क्या बदलाव आ रहा है, मेरिट आ रही है नहीं आ रही है बीपीएससी में, या एचपीएससी का सिलेबस क्या है, एचपीएससी की कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या करें, क्या क्या पढ़ें, अभी इन सब चीजों में लगे रहे हैं। लेकिन हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो सिलेक्शन किसका होगा वो आप जानते हैं, सोचने वालों का या करने वालों का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से ये कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का कौन सा आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जिसको पैसे में अमाउंट में आप मेजर नहीं कर सकते। तो उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर परचेज की है एसेट। परचेज, दूसरा ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, नगद परचेज की है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्रिएटर फ्रॉम बिजनेस, और स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज। देखिए, आपने परचेज की है एसेट, तो उधार की हो या नगद की हो, आप बता सकते हैं 1 लाख की परचेज की है या 2 लाख की। इट मीन्स आप इसको मनी में मेजर कर सकते हैं और इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये फिनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन है। दूसरा, परचेज ऑफ एसेट कैश, या आपने कैश परचेज की हो एसेट, ये भी क्या होगा, मनी में मेजर किया जा सकता है। विड्रॉइंग ऑफ द मनी बाय प्रोप्रिएटर फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस का मालिक है उसके द्वारा बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, तो यहाँ तो पैसा पहले ही आ गया वर्ड, तो इसलिए पैसे का वर्ड आ गया यहाँ पर, इसलिए ये भी क्या है, फिनेंशियल कैरेक्टर का है, वित्तीय प्रकृति का ये भी है। और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, देखिए कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, मानते हैं उससे नुकसान हुआ है काफी, लेकिन आप उस हड़ताल को मनी में मेजर नहीं कर सकते कि 1 लाख रुपए की हड़ताल हुई है या 2 लाख रुपए की हड़ताल हुई है, ऐसा उसे मेजर नहीं किया जा सकता है रुपीज में। इसलिए ये जो ऑप्शन डी होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज, देखिए अमाउंट या तो रिसीव्ड हो गया है या रिसीवेबल है, रिसीव होगा, वो भी किसके लिए रिसीव होगा, आपने सेल किया है गुड्स का। तो कह रहे हैं रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट होगा, या समटाइम्स कभी रेवेन्यू रिसीट हो सकता है और कभी 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 कैपिटल रिसीट हो सकता है, या नन ऑफ द अबव, ये उनमें से कुछ नहीं होगा। देखिए पहले बता दें, हम रिसीट जो होती हैं आपकी दो तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट होती है और एक कैपिटल रिसीट होती है। आपकी बात करें हम रिसीट की, ठीक है। तो रिसीट की यहाँ पर बात हो रही है, तो रिसीट कितनी तरह की हैं आपकी, दो हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विस को सेल कर रहे हैं, इन दोनों के बदले जो आपको पैसा मिलता है या मिलेगा, वो तो होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट। और इनसे अलग जितनी भी रिसीट होती हैं, जैसे माना आपने किसी से लोन लिया, किसी से उधार पैसा लिया, वो भी तो रिसीट हो रहा है, वो सब होता है आपका कैपिटल रिसीट। बस इतना याद रखना है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं तो वहां से जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, देखिए रेवेन्यू रिसीट। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, मतलब राज्य से प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सब फील्ड कौन सा नहीं है। बुक कीपिंग, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए अगर हम अकाउंटिंग की बात करें यहाँ पर, अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, असरटेन करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट वर्क में हेल्प करता है। और बुक कीपिंग जो होता है ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है, ये सब फील्ड नहीं होता। यही पूछा था कि कौन सा उप क्षेत्र नहीं है, कौन सा सब फील्ड नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका ए, बुक कीपिंग, ये आपका सब फील्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन पहले भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है।
आपको बताना है बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू 50,000, 50,000 रुपए का आपने माल खरीदा है और किस लिए खरीदा है, आपको रीसेल करना है, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंट टू 10,000, आप 10,000 की सैलरी और वेजेस पेड कर रहे हैं, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, देखिए ऑफिस प्रीमिसेस का आप रेंट दे रहे हैं, ये भी आपका बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन होगा। परचेज अ एलईडी टेलीविजन, आप एक टेलीविजन परचेज कर रहे हैं फॉर पर्सनल, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, मतलब आप बिजनेस के लिए ये नहीं खरीद रहे, आप किसके लिए खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो ये जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा जा रहा है, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented, जब क्लियर रूप से उचित रूप से आपके स्पष्ट रूप से आपको प्रस्तुत की जाती हैं, आपकी जो लेखांकन सूचनाएं हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं, तो उनके इस गुण को रिलायबिलिटी कहते हैं, रिलीवेंस कहते हैं, कंपेरेबिलिटी कहते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखिए जब क्लियर है, जब क्लियर आपने प्रेजेंट किया है तो वो समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा उसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडेबल। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, अंडरस्टैंडेबल, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स मीन्स, देखिए गुड्स का अर्थ क्या होता है, माल का अर्थ क्या होता है, आइटम परचेज फॉर ओन कंजप्शन, जो आपने अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूज करने के लिए खरीदा है वह माल होता है। या आइटम परचेज फॉर डोनेशन, या आपने दान करने के लिए खरीदा है। या आइटम परचेज फॉर रीसेल, या आपने सेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीदा है। या आइटम परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, या बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। देखिए यहाँ पर जो गुड्स का मीन्स होता है, गुड्स का मीन्स होता है आपका जो आपने परचेज करने के लिए खरीदा है, मतलब ऐसा माल जिसको आप खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदते हैं, आपको बेचना है, उसके लिए माल आपको खरीदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द बेसिक ऑफ द रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, तो कह रहे जर्नल आर द बेसिक रिकॉर्डिंग, जो जर्नल है वो बेसिस है रिकॉर्डिंग का, या वाउचर है बेसिस, या लेजर है, या बैलेंस शीट है, मतलब ये जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ये जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं किस बेसिस पर करते हैं, आपके क्या एविडेंस होते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये प्रूव कर सकते हैं आप वाउचर से। अब आप कहेंगे वाउचर्स क्या होते हैं, देखिए जब भी आप कुछ परचेज करके लाते हैं तो उसके लिए एक आपको स्लिप मिलती है, तो या आपका बिल जो होता है उस बिल को ही क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। और इन्हीं वाउचर से आपके डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर बनाए जाते हैं, और देन आपकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो वाउचर जो होते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा आपका, वाउचर होगा। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आप ये देखिए कितनी स्पीड से हम तैयारी करा रहे हैं, कितनी स्पीड से, बीच में कोई बातें नहीं। एक यही चैनल है जो आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान दे रहा है, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा एक बात और बतानी थी, देखिए वाउचर में आपको वाउचर को ये भी याद रखना है कि वाउचर आपका जो सपोर्टिंग वाउचर है, सपोर्टिंग वाउचर सोर्सेज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। ये कौन-कौन से होते हैं, जैसे आपने पेन स्लिप है, बैंक में पैसा जमा करते हैं, चेक है आपका, या आपका बिल है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या सोर्सेज़ ऑफ डॉक्यूमेंट भी होते हैं। इनकी हेल्प से अकाउंटिंग वाउचर तैयार किए जाते हैं, और अकाउंटिंग वाउचर की हेल्प से आपके जर्नल बनाए जाते हैं, और जर्नल की हेल्प से लेजर बनाया जाता है, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम द फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कह रहे हैं आपको क्या बताना है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम द फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे परचेज करती है क्रेडिट पर, कह रहे हैं उस यूजर का नाम बताना है। पहली बात तो वो कौन सा होना चाहिए, एक्सटर्नल, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका इंटरनल यूजर, और सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर को पूछ रहे हैं, और उसमें भी एक कंडीशन लगा दी, कह रहे हैं वह जिससे परचेज किया है गुड्स क्रेडिट पर, तो जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, वो कौन होता है, वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। अब क्रेडिटर्स यहाँ पर है नहीं, डेटर्स कह नहीं सकते, मालिक कह नहीं सकते, तो सप्लायर होगा। तो जो आपको माल की सप्लाई कर रहा है, उधार दे रहा है, वो होगा आपका सप्लायर, और उसी को क्या कहेंगे हम, क्रेडिटर।
जो आपको माल उधार दे रहा है वो कौन है? आपका क्रेडिटर, या उसको क्या कह सकते हैं? सप्लायर ऑफ द गुड्स। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं और यहाँ पे आप कुछ और ऑप्शन लगा दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही आंसर सप्लायर ही होगा, सप्लायर और क्रेडिटर, जो उधार आपको माल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? देखिए, एक्सटर्नल यूजर की यहाँ पर बात की है कि कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। क्रेडिटर एक्सटर्नल यूजर होता है, डेटर्स ये भी एक्सटर्नल यूजर होता है, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर होते हैं। ये देखना चाहते हैं क्रेडिटर कि हम उधार दें बिजनेस को या नहीं दे। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, उससे पता चलाते हैं कि हम मतलब उनको पैसा दे सकते हैं टाइम पर या नहीं। डेटर्स जो हमें पैसा देंगे वो भी एक्सटर्नल यूजर होते हैं। और एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एम्प्लॉय और वर्कर्स ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड होता है, क्योंकि लगता है कि बिजनेस में अंदर काम करने वाले हैं, लेकिन ये इंटरनल यूजर बिल्कुल नहीं होते। ये जो होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ये भी आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका एक्सटर्नल यूजर है, तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट और लास्ट है आपका ओनर, बिजनेस का जो मालिक है वो क्या होता है? वो आपका इंटरनल यूजर होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, ओनर। ओनर क्या होता है? ये इंटरनल यूजर है। यहाँ पूछा था एक्सटर्नल यूजर कौन सा नहीं है, तो वो ओनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? कह रहे हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, नन ऑफ द अबव। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करें तो ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने में, मतलब 12 महीने का मतलब ये एक अकाउंटिंग साइकिल में, जरूरी नहीं है 12 महीने, अकाउंटिंग साइकिल जो भी हो, अगर एक अकाउंटिंग साइकिल में कोई लाइबिलिटी पे की जानी है तो वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा, मतलब 5 साल में, 2 साल में, 30 साल, 3 साल में, 10 साल में पे की जानी है, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। अगर वो घटना घटित हो जाती है तो वो लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का ना ही हमें अमाउंट पता होता कि होगी या नहीं, अमाउंट कितना होगा, और ना ही हमें ये पता होता है ये होगी भी या नहीं होगी। जैसे कि एक डेटर्स था और उस डेटर्स ने आपकी कंपनी पर केस कर दिया और वो केस आपका कोर्ट में चल रहा है। अब ये तो ठीक है कि उसको नुकसान कितने का हुआ हमारी चीज से, 1 लाख का हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि केस हमारा वो कस्टमर, सॉरी, जो हमारा कस्टमर है वो कस्टमर हमारा केस जीत गया तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर हम केस जीत जाते हैं तो फिर हमें उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा। और साथ में ये भी नहीं पता कि जो कोर्ट है वो कोर्ट कितना पेनल्टी लगा देगा, कितना फाइन हम पे, हमारी कंपनी पर लगा देगा। तो ना तो ये पता कितना देना है, ना ये पता ना देना है या नहीं देना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हुई थी, ये होता है आपका जो बिजनेसमैन होता है उसको बैंक एक फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट की। अगर करंट अकाउंट बिजनेसमैन ने खोला हुआ है और वो उसका 10,000 रुपये बैंक में जमा है, मतलब 10 लाख कर लेते हैं, 10 लाख जमा है, और वो 10 लाख 1,000 रुपये ज्यादा निकाल लेता है तो बैंक उसको 1,000 रुपये फालतू दे देगा। तो ये जो 1,000 रुपये दिए गए हैं बैंक के द्वारा, ये कर्जा होता है किस पर? बिजनेसमैन पर, और इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इसको वापस जल्दी नहीं किया जाता है तो बैंक इस पर चार्ज भी ले सकता है, इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जल्दी से वापस किया जाता है, मतलब 1 साल में ही, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्टली आप ऑप्शन को पढ़ ले, उसके बाद आपको असर्शन और रीजन ध्यान से पढ़ना है, असर्शन और रीजन, और तब आपको बताना है। देखिए, आपको पहले पढ़ना है असर्शन, उसके बाद पढ़ना है रीजन। आपको ये देखना है कि जो असर्शन में बात कही गई है क्या वो सही है, आपको ये देखना है कि जो रीजन में बात कही गई है क्या वो सही है, और ये जो आर है रीजन, क्या ये ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। और अगर दोनों सही हैं, अगर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और यदि दोनों हैं तो सही, ए भी बात सही है, आर में भी बात सही है, लेकिन आर जो है ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, अगर कर रहा है तो ऑप्शन होगा आपका बी। और यदि ऑप्शन सी तब होगा यदि दोनों ही गलत हैं, आप में जो बात यहाँ असर्शन में कही गई है वो भी गलत है और रीजन जो बता रहा है वो भी गलत है, तो आपका ऑप्शन होगा सी।
और डी होगा तब यदि आपका असर्शन ए तो है करेक्ट बट आर जो आपका करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं क्या बात सही है क्या गलत है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कह रहे हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर दोज हैबिट liabilities sorry contingent liability are those liabilities which become liability on happening of an event। मैं इसको देखो हिंदी में भी बता रहा हूँ क्वेश्चन हिंदी में नहीं है लेकिन आप घबराए नहीं क्योंकि मैं साथ में इसकी हिंदी भी बता रहा हूँ। ठीक है सुनिए आप। देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की बात की गई है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कह रहे हैं ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बात सही कही गई है। तो ए तो आपका करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखिए contingent liability if become a liability is payable by the entity based on the above statement। हाँ कह रहे हैं contingent liability if it become a liability is payable। अगर contingent liability बनी तो ही पे की जाएगी अदरवाइज पे नहीं की जाएगी। तो बात सही कह रहा है। देखिए ए भी सही है और रीजन में आर जो कहा है ये भी सही है। देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आपकी पेड नहीं की जाती जब तक कि वो लाइबिलिटी नहीं बनती। और जैसे अभी मैं कोर्ट का केस बता रहा था जब कोर्ट फाइन लगा देगा हम पर तब वो क्या बन जाएगी तब वो लाइबिलिटी बन जाएगी और तभी हम उसको पे करेंगे अदरवाइज कोर्ट में केस चलता रहेगा हम इसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब नोट टू अकाउंट में दिखाए जाएंगे। और हाँ ये भी याद रखना ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है ये नोट टू अकाउंट में दिखाई जाती है। ठीक है तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो बात दोनों सही थी ये भी सही थी और ये भी सही थी। ठीक है लेकिन यहां पर कह रहा था ए के बारे में क्या ये सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ए में क्या कहा गया था कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो किसी घटना के घटने पर दी जाती है। और यहाँ कह रहा था कि जब तक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी नहीं बनेगी पे नहीं की जाएगी। तो क्या ए के बारे में आर सही बता रहा है। तो बिल्कुल सही बता रहा है। आपका देखिए ए भी सही है आर भी सही है और आर ए के बारे में सही बात बता रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं इन्हीं को बोलते हैं कि एडवांस क्वेश्चन कुछ हटके। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। हमारी एक आप देखेंगे तो चैनल पर हमने पहले जो टीआरई 1 की तैयारी कराई थी एक उसमें भेजा फ्राई आपको थंबनेल मिलेगा उसमें सब ऐसे ही भेजा फ्राई क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसमें हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वीडियो को जरूर देखना आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिसमें असर्शन और रीजन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परचेज रेफर। तो परचेज की बात करेंगे परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। तो परचेज किसको रेफर करता है खरीद से क्या तात्पर्य है स्टेशनरी ऑफ ऑफिस यूज। अगर आपने ऑफिस के यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी क्या उसको आप परचेज कहेंगे। या एसेट फॉर फैक्ट्री या फैक्ट्री के लिए एसेट खरीदी तब कहेंगे। या आपने इन्वेस्ट किया है निवेश किया है उसके लिए आप कहेंगे। या आपने गुड्स खरीदा है रीसेल के लिए मतलब माल बेचने के लिए खरीदा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। जब आप माल खरीदने के लिए बेचते हैं बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं परचेज कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद एन एंड विद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है कहां से तो वो शुरू होती है और कहां वो खत्म होती है। इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि यहां पर आपको देखना है आइडेंटिफिकेशन होता है। देखिए शुरू से हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेजरिंग करते हैं उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद उसकी समराइजिंग करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं और सॉरी क्लासीफाई उसके बाद समराइजिंग करते हैं एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद हम इसको करते हैं क्लास एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं इसको इंटरप्रेटिंग करते हैं और देन कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्या है इसकी प्रोसेस में आप अकाउंटिंग प्रोसेस में देखेंगे सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और लास्ट क्या आता है कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है लास्ट होता है आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो ये बात सही आ रही है। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे किससे शुरू होती है आइडेंटिफिकेशन से कहाँ खत्म होती है कम्युनिकेशन से। तो आपका फर्स्ट ही बिल्कुल ऑप्शन सही है आगे देखने की जरूरत नहीं है फिर भी एक देख लीजिए मेजरिंग रिकॉर्डिंग मेजरिंग नहीं ये कुछ नहीं है मेजरिंग वेजरिंग सब बाद में आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं expenditure of revenue nature that gives benefit for the more than the one accounting period is categorized as। देखिए यहां बात कर रहे हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो भी कौन से
जो बेनिफिट देते हैं कई कई साल तक, एक अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा ये बेनिफिट देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहलाते हैं? देखिए, पहले मैं अगर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर है जो आप माल सेल करने के लिए, माल बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आप सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, या रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हैं, वो तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपके अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस में कई कई साल तक बेनिफिट देते हैं, बड़े अमाउंट में होते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट आप खरीद कर ला रहे हैं, मशीन खरीद कर ला रहे हैं, या फर्नीचर खरीद कर ला रहे हैं। और डेफर्ड ऐसे रेवेन्यू वाले होते हैं जो जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है, उसको अगर हम एक ही साल में रिटर्न ऑफ कर देंगे, पी&एल अकाउंट में दिखा देंगे, तो 100% हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है फिर भी लॉस दिखाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको छोटा छोटा करके थोड़ा सा इस साल दिखा देते हैं पी&एल में, थोड़ा सा अगले साल दिखा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इनको अलग अलग पी&एल अलग अलग साल में इनको हम वो करते हैं, रिटर्न ऑफ खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखें, 10 लाख रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट किया। कितने का? 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट किया। अब 10 लाख आपने अगर इस साल दिखा दिया तो नुकसान पक्का होगा, आपका लॉस होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 10 साल तक एक एक लाख का आप एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। जैसे इस साल कितने का दिखाएंगे पी&एल अकाउंट में? 1 लाख का। बाकी 9 लाख का कहाँ दिखाएंगे? बाकी 9 लाख रुपए का दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए जाते हैं। तो वो आपको याद रखना है, वो दिखाए जाते हैं आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और इनको फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। ऐसे खर्चे जो आपने इस साल होने थे रिटर्न ऑफ, लेकिन आपने रिटर्न ऑफ नहीं किए, तो ये आपके फिक्टिशियस एसेट बन जाते हैं और बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो मैंने अब आपको आंसर तो बता दिया है कि ऐसा खर्चा जो एक साल से ज्यादा साल में पूरा किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक की जो वैल्यू देखी जाती है वो किस पर देखी जाती है? कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू जो भी कम हो उस पर, या कॉस्ट और नॉट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू जो भी हायर हो, या कॉस्ट पर, या नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू पर। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो, स्टॉक को आप उस पर भी दिखाएंगे। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? यदि आपने गुड्स बनाया है तो उस गुड्स का अगर बिकने से बच गया है, वो आपका स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। साल के शुरू में स्टॉक है तो ओपनिंग होगा, और साल के लास्ट में है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर आपका अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, और वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो इसमें टोटल कॉस्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब उसमें वेजेस कितनी लगी है, और इसमें सैलरी कितनी दी है, और मटेरियल कितना लगा है, उस सब के टोटल कॉस्ट की कॉस्ट कहते हैं किसकी? वर्क इन प्रोग्रेस की। खैर, हमारे यहाँ पर आंसर क्या था? हमारा था कि कॉस्ट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू और मार्केट, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में जो भी कम होती है उस पर ही हम स्टॉक की वैल्यूड करते हैं, स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं। ये मूल्य नहीं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले पढ़िए आप क्या असर्शन कह रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कह रहे हैं कि ग्रोस प्रॉफिट जो होता है, अगर आप रेवेन्यू में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ग्रोस प्रॉफिट आता है। बात तो सही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या देता है? ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस प्रॉफिट देता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। वो अलग बात है, ग्रोस लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें देता है कौन? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल, वेजेस, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम सेल को लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो सेल में से हम माइनस कर देते हैं, मतलब सेल को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं जितनी भी कॉस्ट आई है गुड्स की। तो बात सही है बिल्कुल, असर्शन ए ठीक है। आर को देखते हैं, कह रहे नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट कौन दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? टोटल खर्चे लेते हैं और टोटल इनकम लेते हैं। तो ये कह रहे हैं नेट प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू लो पहले, और उसमें प्लस कर लो अदर इनकम।
कहीं से भी इनकम हुई हो, माल आपने सेल किया हो या अदर इनकम हुई हो, टोटल इनकम ले लीजिए। मतलब बात किसकी हो रही है? नेट प्रॉफिट की। तो कह रहा टोटल इनकम ले लो और माइनस, दूसरा कह रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक तो कितने का माल बना वो ले लो और प्लस अदर एक्सपेंसेस हुए हो उनको भी ले लो, सबको माइनस कर दो, मतलब टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। तो इस तरह से टोटल इनकम और माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही सही हो गए। तो ए भी सही है और आपका आर भी सही है। और ए आर के बारे में सही बता रहा है, सही नहीं बता रहा, क्योंकि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ कहता ना कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हो रहा है, क्यों बनता है। यहाँ इसने नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर दी, यहाँ कह रहा था ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में या नेट प्रॉफिट के बारे में, लेकिन बातें दोनों सही कह रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट के बातें में ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जो भी कहा बिल्कुल सच है, नेट प्रॉफिट के बारे में जो कहा बिल्कुल सच है, लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन एक नहीं है। मतलब ये आर जो है ए के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा कि आपका असर्शन ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनको बोलते हैं हायर हॉट क्वेश्चन, हायर लेवल ऑर्डर, हायर ऑर्डर, हॉट क्वेश्चन बोलते हैं इनको, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो इनको आप जरूर याद कर लें, जरूर समझ लें इन क्वेश्चन को। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, भेजा फ्राई आपको मिल जाएगी थंबनेल। उसमें एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी, एक बच्चे ने कहा भी था कि उस पर वीडियो बनाओ, तो वो वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फिनेंशियल कैरेक्टर? फिनेंशियल कैरेक्टर का कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, आपने उधार खरीदा है, लेकिन पैसे तो आप मनी में तो बताएंगे कि कितने रुपए का खरीदा है, तो ये तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्रिएटर फॉर बिजनेस, देखिए बिजनेस से प्रोप्रिएटर ने कुछ अपने यूज के लिए पैसा निकाला है, पैसा निकाला है, ठीक है, तो वो भी पैसे की बात होगी, ये भी मोनेटरी है। कह रहे परचेज एसेट की है, कैश नगद आपने माल खरीदा, ये भी होगा। स्ट्राइक एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, ये नहीं होगा। स्ट्राइक को आप मनी में नहीं कैलकुलेट कर सकते, 1 लाख की स्ट्राइक है या 2 लाख की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेचर ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? देखिए समझिए, ये है आपका बिजनेस, ये है आपका बिजनेस और ये है बिजनेस का ओनर, इधर खड़ा हुआ है ओनर। ये ओनर क्या करता है? बिजनेस में पैसा लगा देता है, लेकिन कहता है कि जो मैंने पैसा लगाया है ये मुझे वापस चाहिए। तो ये कैपिटल कहलाता है। कौन? बिजनेस कहता है कि ये मेरी कैपिटल है और ये मुझे वापस करना है, कि तो जो भी पैसा मुझे वापस करना होता है वो मेरे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहा है। ठीक है, बिजनेस कह रहा है कि जो भी पैसा मुझे वापस करना है वो क्या है? लाइबिलिटी। तो बिजनेस को किसको वापस करना है? ओनर को वापस देना है। तो इसलिए बिजनेस क्या, कैपिटल क्या होगी बिजनेस इसके लिए? बिजनेस के लिए ये होगी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी आपकी दो होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल तो वो है जो बाहर मार्केट वालों से आपने कुछ खरीदा है, उधार लिया है, वापस देना है। और इंटरनल होगी जो मालिक ने पैसा लगाया है, तो ये होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, आपकी मतलब बिजनेस की। तो क्या होगी बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, जो व्यापारिक छूट की अनुमति है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट इज सो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, ये बुक ऑफ अकाउंट में अलग से दिखाया जाता है। या करें इज नॉट शो इन द सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इसको शो नहीं करते हैं। या कैन बी शो इधर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, या तो आप इसको अलग से दिखा सकते हैं या कॉस्ट में से इसको कम कर सकते हैं। या कह रहे हैं नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। देखिए समझिए, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? देखिए आपने अगर 1,000 रुपए का आप कुछ सामान खरीदने गए और आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 1,000 का ये मान लेते हैं एक शर्ट दे दीजिए, उसने आपको लगा ये महंगी शर्ट है, आपने बार्गेनिंग करी, उसे मोल भाव किया और उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 10% इस पर डिस्काउंट दे दूंगा, 10% का मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो वो आपको दे रहा है 900 रुपए में। ठीक है, अब 900 रुपए में भी वो दे रहा है, आपने कहा भाई तू तो मुझे जानता है यार, मैं तेरे वहीं तो रहता हूँ कॉलोनी में, मेरे पे पैसे फिलहाल है नहीं, मैं तुझे 1 महीने के अंदर पैसा वापस दे दूंगा। अब वो उसने सोचा कि यार ये हो सकता है 1 महीने के बाद ना दे, तो उसने कहा अगर आप 1 महीने के अंदर पैसा दे दोगे तो हम 1 महीने में अगर कोई पेमेंट करता है हमें तो उसको 5% डिस्काउंट देते हैं, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे और अगर वो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा तो कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा? 45 रुपए और कम हो जाएंगे। तो कितना वो देगा? 855 रुपए वो
पे करेगा। तो ये क्या थी? कैश डिस्काउंट था। तो याद रखना, अगर आपके पापा ने आपको 1,000 रुपए दिए और कहा जा बेटा शर्ट खरीद के ला बाजार से, और आपको डिस्काउंट में मिल गया 100 रुपए का, आप 900 रुपए में खरीद कर लाए। अब आप ये बताइए, पापा से आके कितने की बताओगे? 900 रुपए की कहोगे या 1,000 की कहोगे? अगर आप अच्छे इंसान है तो सीधा आप 900 रुपए की ही कहेंगे। तो क्या उसका जिक्र करेंगे कि मैंने बार्गेनिंग करी थी उससे कम किया था? नहीं करेंगे। तो ये जो बार्गेनिंग है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम शो नहीं करते, इसका जिक्र हम आगे नहीं करते। तो हम क्या आ जाएगा कि इसको ऑप्शन सही क्या होगा? इज नॉट शो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट में ये शो नहीं किया जाता है आपका क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको याद रखना है क्या, और इसका पर्पज क्या होता है? देखिए, ये करती है सेल इंक्रीज। अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होगी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक अलग स्टेट में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यूपी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में। तो वहां पूछा गया था कि पर्पज क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का? तो सेल को इंक्रीज करना या अपने कस्टमर को इंक्रीज करना। और कैश डिस्काउंट का क्या होता है? पेमेंट, अति शीघ्र पेमेंट को कराना या शीघ्रता से पेमेंट को लेना। और एक होती है आपकी रिबेट। रिबेट इनसे अलग होती है। अगर कोई माल आपने किसी को बेचा और बाद में पता चला वो खराब निकल गया, वो माल को वापस करा, तो आप कहेंगे भाई माल को वापस मत कर, मैं थोड़ी सी छूट दे रहा हूं। तो इस टाइम जो आप छूट दे रहे हैं, ये होती है आपकी रिबेट। तो सही ऑप्शन था आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे जो भी बातें होती हैं या तो बिगिनिंग में होती हैं या एंड ऑफ द वीडियो में हम बातें करते हैं। और बातें क्या हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हक आपके नेम से है। आप उस पे फ्री ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप तैयारी यूट्यूब से ही करें, आप हमारे नोट्स से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा पर्पज ये नहीं है कि आप हमारी वीडियो देखें, हमारा पर्पज है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे, और एक ऐसा यही चैनल है जो HPSC के लिए नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।